जय हिंद साथियों, आज से हम लोग 11वीं की क्लासेस रेगुलर अपने ASID अकेडमी पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वो सभी जगह का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग 10वीं पास करके अच्छे अंकों से 11वीं में प्रवेश की ओर मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सबकी क्लासेस, बायोलॉजी की भी यहाँ क्लासेस चलती हैं और मैंने IBSC सिखा रखी है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनिए और देखिए। सबसे अच्छी बात तो ये है, एक मिनट, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक मिनट, लाइट गड़बड़ है, ठीक है। और आपको एक बेहतर कंटेंट देने के पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट में ज़्यादा बातें कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कक्षा 11वीं का भौतिक जगत तथा मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, NCERT के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया, इस चैप्टर को आपको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। 3 भागों, जिसमें हम पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक जगत होता क्या है। और एक मेरा नाम क्या है, आलोक राष्ट्रपति, इससे मैं लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग 10वीं से पढ़ के आए हो 11वीं क्लास, आपको वहाँ पर विज्ञान पढ़ाएंगे। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं थी, उस वहाँ पर एक विज्ञान थी, उसमें अलग अलग थोड़े थोड़े चैप्टर दिए थे। अब यहाँ पर हम अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम क्यों ना बेसिक से स्टार्ट करना चाहेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इस पूरे अध्याय में जो मास पढ़ेंगे वो फिजिक्स का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल चैप्टर है एकदम से, ठीक है। हिस्टोरी पढ़ेंगे तो बेसिक से लेके चलेंगे, आपको 0 to 0 बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, हम बात करें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि विज्ञान क्या है, आप सब जानते हैं। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बताएंगे। आप लोग 11वीं 10वीं क्लास या 9वीं क्लास अभी तक पढ़ते आए हैं, विज्ञान क्या है वही चीज़ मैंने यहाँ रखा है। देखो, विज्ञान क्या है, सिंपल सी बात कह सकते हैं, पदार्थों को एक अच्छी पैटर्न के तरीके से उनको व्यवस्थित करके उनका अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना, उसी को विज्ञान कहते हैं अपनी भाषा में। चीजों को एकदम से व्यवस्थित किया गया ढंग से और फिर उनका अध्ययन किया गया ज्ञानियों द्वारा, ठीक है, उसी को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मैंने शब्दों में लिख रखा है कि पदार्थों के क्रमबद्ध, एक उनका क्रम होता है, क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। पदार्थों को कई श्रेणियों में बांटा गया, इसीलिए इसमें क्रमबद्ध और सुसंगठित शब्द का यूज किया गया है। आप लोग छोटे से परिभाषा पढ़ के आए होंगे कि कई पदार्थ ऐसे धरती में भरे पड़े हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक श्रेणी में हम लोग व्यवस्थित करके उनका अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग कक्षा 10वीं पास करके थोड़ा बड़ा हो गया, अब हम लोग 11वीं क्लास में आ गए। यहाँ पर क्या है, विज्ञान की कई शाखाएं देखने को मिलती हैं, बहुत तमाम शाखाएं हैं, ऐसे कैसे आप अध्ययन कर पाओगे, इसलिए शाखाओं को अलग अलग बांट दिया गया, इन ब्रांचेस को अलग अलग में बांट दिया गया। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान, सब विज्ञान ही तो है। तो उनके तरीके के हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से एक अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करके एक अलग अलग श्रृंखला में बांट दिया गया। इस श्रृंखला में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, इस श्रृंखला के अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, इस श्रृंखला के अंतर्गत रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से। तो मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। यहाँ पर भौतिक विज्ञान हम पढ़ाएंगे, आपको केमिस्ट्री भी, मैथ भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, एक बार देख लो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए, हम लोग दिन भर में 50-60 क्रिया करते हैं, भौतिकी पर ही आधारित। अपने दैनिक जीवन में भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर उपयोग करते हैं। अभी देखना मैं इसका कितना महत्व बताता हूँ। इसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बेसिक से लेकर चलेंगे और अपना आप नोट से जरूर तैयार करते होंगे, मैं उम्मीद भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप नोट से पर तैयार करते होंगे तो पहले ये लिखना, फिर चैप्टर 1 डालना, फिर विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, इन चीज़ों को लेके फिर आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ने से पहले द्रव्य और द्रव्य क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए,
हमने इन शब्दों का यहाँ पर इसलिए जिक्र किया है, द्रव्य बोले तो मैटर और द्रव बोले तो लिक्विड, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर सब यूज हो गया। आप कहेंगे द्रव्य और द्रव। देखिए अब आप बड़े हो गए, अभी तक आपने जो पढ़ा सब कुछ ठीक है। अब चीजों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है द्रव्य और यहाँ लिखा है द्रव। सुनने में थोड़ा आपको एक जैसे शब्द लग रहे हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश से याद करने की आप कोशिश करो। द्रव्य बोले तो मैटर और आपको द्रव बोले तो लिक्विड। द्रव होती है आपके मुख्यतः 3 प्रकार का, और भी होती है लेकिन 3 प्रकार मान लेते हैं, जैसे ठोस, थोड़ा समझना, द्रव, गैस। बस आप देखते रहिए घर पर। और द्रव लिक्विड बोले तो ओनली बहने वाले पदार्थ, बहने वाले पदार्थ। बहने वाले पदार्थ बोले तो कहेंगे तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ बोले जैसे कि दूध, पानी, पेट्रोल, ऐसी विभिन्न चीजें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में देखिए, नहीं मिला तो इधर देखिए। द्रव्य बोले तो मैटर, द्रव्य बोले तो मैटर, इंग्लिश याद रखिए। इसमें 3 कंडीशन मुख्यतः और भी है, प्लाज्मा, बहुत सारे और भी आपकी तमाम कंडीशन है। तो मुख्यतः यहाँ पर 3 कंडीशन देते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस। जो द्रव्य होते हैं, मैटर होते हैं, उनकी 3 कंडीशन होती है, ठोस, द्रव, गैस। और जो इधर पे आपका है द्रव्य, लिक्विड, इसमें ओनली बहने वाले पदार्थ होते हैं, जिन्हें तरल पदार्थ कहते हैं, यानी कि दूध और पानी। एक बात हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके द्रव होंगे वो सभी द्रव्य होंगे, जितने भी आपके द्रव होंगे वो सभी द्रव्य होंगे, यानी कि जितने भी आपके लिक्विड होंगे वो सब मैटर होंगे। लेकिन ये सभी मैटर आपके लिक्विड नहीं हो सकते हैं। ये डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है, बताइए आप खुद बताइए। जितने भी आपके मैटर होंगे, मैटर बोले तो द्रव्य, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये आपके द्रव लिक्विड नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी आपके द्रव यानी कि लिक्विड होंगे वो सारे मैटर होंगे, यानी कि द्रव्य होंगे। ऐसे देखिए, द्रव्य यहाँ पर सीधे सीधे इंग्लिश में लिखा है लिक्विड। तो यहाँ पर से जो द्रव है, जो इसके अंतर्गत आपके आते होंगे वही तो होंगे द्रव। लेकिन इसके अंदर तो द्रव्य भी आता है, इसके अंदर द्रव भी आता है, तो क्या बोले लिक्विड। जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो मैटर हो सकते हैं, लेकिन सभी मैटर आपके लिक्विड नहीं हो सकते हैं। इस चीज को मैं नोट करके यहाँ पर आप लोग कहीं नोट करके लिख लीजिए, मैं यहाँ नोट पॉइंट लिख लेता हूँ, इसको आप उतार लेना, ठीक है। टॉप पे सभी द्रव नहीं होते हैं। हम आपको एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं, द्रव नहीं होते हैं, बल्कि सभी द्रव बोले लिक्विड द्रव्य होते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से लिख लेना और नोट पर चपका देना, ठीक है। नोट पर मतलब पैसे वाले नोट का ही, जहाँ आप लिखते हो वहाँ पर एकदम बढ़िया से एक आपको कलर पेन, जो कलरफुल पेन है उनको यूज करके लिखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, नोट्स बनाने में मजा आएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, मेरा भी ना हो, वीडियो लंबे जाए तो फायदा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देंगे। अभी आपको द्रव और द्रव में अंतर समझा रहे थे, समझ में आ गए। अब आते हैं यहाँ पर द्रव, मैटर और एनर्जी, ऊर्जा। अच्छा आप लोग हमको चीज बताइए कि द्रव्य है क्या, मैटर है क्या, बताओ। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। देखिए, प्रत्येक वस्तु क्या होती है जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान बोले तो मास, और स्थान को घेरती है, और जिसका हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्वारा हम अध्ययन कर पाए उसे पदार्थ कहते हैं, यानी कि पदार्थ यानी कि द्रव्य कहते हैं। पदार्थ यानी कि द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हम बताते हैं आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष बोले किसी की सीधे लंबाई को मापते हैं। जैसे कि मेरे पास एक छड़ है, तो आपसे कहें हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मान लो ऑफलाइन चली क्लासेस चल रही है, हम उसको एक लोग को बुलाया, कहें इसकी लंबाई नाप के दिखाओ,
तो वो क्या करेगा, तुरंत फीता उठाएगा, उसकी लंबाई और इसका मापन करके मुझे बता देगा। ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष मापन, मतलब जिसको आसानी से माप सकते हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। हम क्या इसको माप के दिखाओ, तो सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई कितनी है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालेगा, नाप के बता देगा। मतलब जिस चीज को हम आसानी से नाप सकते हैं अपनी आंखों से, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। बात ये प्रत्यक्ष मापन आप दिन भर करते हो, अपने स्कूल में भी चीजों को मापते रहते हो, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है, जिसे मापते तो है लेकिन फीता वगैरह से नहीं मापते हैं। जैसे हम कहें धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, धरती से सूरज की, क्या फीता ले नापोगे, फीता लेके जाओगे कितना लंबा है नापे, नहीं, फीता से नहीं नाप सकोगे। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन। हम कहें कि इस पर्वत की लंबाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, तो आप क्या फीता ले नाप ले जाओगे, नहीं। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, ठीक है, बने रहिए, आप लोग मेरे साथ सब कुछ आपको इंटरेस्ट तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए मैटर है क्या। फिर मैं जो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द का उपयोग हुआ है, इनका भी मापने का थोड़ा तरीका भी बताऊंगा। ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, आगे आपका जिक्र बहुत है। प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता रहता है, जो स्थान गिरती है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानियों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं। जो बोल रहे जो विषय वही तो लिखा है, मतलब जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान गिरती हो, अच्छी मान हो, ये क्या है, ये भी तो पदार्थ है, क्योंकि इसका द्रव्यमान है और ये स्थान भी घेरी नहीं घेरेगी, घेरी। अच्छा बताओ, आप जो स्कूल जाते हो उसमें आप जो बुक ले जाते हो, क्या उसमें द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान तो क्या स्थान नहीं घेरती, घेरती है, आपके बैग के स्थान में घेर देती, भारी सा लगता है, एकदम भरकम सा लगता है ना, है? तो जिसमें द्रव्यमान हो, पर द्रव्य क्या है, हमेशा मोटी भाषा में याद रखिए, तो स्थान घेरती हो, और जिसका द्रव्य, अब याद रखिए, जिसका द्रव्यमान होगा वो स्थान घेरेंगे, तो जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है उसी को पदार्थ यानी कि द्रव्य कह देते हैं। इनका हम अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते रहते हैं। और यहाँ पर आपको आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है, देखो, किसी व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। आप लोग अपनी जहन में एक चीज निकाल लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, कोई व्यक्ति क्या, कोई मशीन मान लो, मशीन की भी तो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, मतलब किसी की कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। आपकी तमाम एनर्जी है, आपका अच्छा नए थे पढ़ के नहीं है, कभी आगे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमको कोई नई एनर्जी प्राप्त होती है, उसके पीछे एक कोई एनर्जी कुर्बान होती है, अपने आप को बलिदान देती है। आपको पता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित कब होगी, जब उसके पीछे कोई ऊर्जा कुर्बान होगी, तब एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। मान लो आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, अच्छा बाइक में जो गतिज ऊर्जा आई वो कहाँ से आई, खनिज ऊर्जा, खनिज बोले वहाँ पर पेट्रोल वगैरह है ना, ये खनिज ऊर्जा है। अच्छा बोले आप साइकिल चलाते हो, वहाँ पर उनकी गतिज ऊर्जा कैसे आती है, अरे आपके शरीर की जो शारीरिक ऊर्जा है वो कन्वर्ट होगी गतिज ऊर्जा में। मतलब कहने का ये तात्पर्य कि ऊर्जा को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा रहा है। सिंपल से फंडा याद रखिए कि ऊर्जा को हमेशा रूपांतरण करते हैं, मतलब जब हमको कोई एक नई ऊर्जा, अच्छा मान लो आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ पर फैन चल रहा है, फैन चल, ये फैन जो यांत्रिक ऊर्जा ये कहाँ से, वैद्युत ऊर्जा से हुई, मतलब वैद्युत ऊर्जा कुर्बान हुई, यानी कि परिवर्तित होगी किसमें, यांत्रिकी ऊर्जा में। आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो, आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो कुर्बान हो गई, इसमें गतिज ऊर्जा में आप फटाफट चलाए जा रहे हैं, दौड़ते हुए पहुंच गए, आप दौड़ रहे हो तभी आपकी शारीरिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही गतिज ऊर्जा में, आप बाइक चला रहे खनिज ऊर्जा का हो रहा। इस प्रकार से आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। क्लास 9 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उसको समझ में आ रहे, तो सिंपली हमने वही यहाँ पर रखा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उष्ण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, अरे क्या गिनाए, तमाम ऊर्जा यहाँ तक की है, ठीक है। तो हम चाहेंगे आपको इतना समझ में आया होगा, आप लोग अपना नोट से जरूर तैयार करना है, नोट्स के बिना सब सुना हो जाएगा, एक दिन आप वीडियो देख के चले जाएंगे। देखिए कुछ लोग क्या है, थोड़ा देखेंगे भाजेंगे, अरे आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िएगा। मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल पर आप पढ़िए, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं एक आपसे जरूर वादा करूँगा, आप जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं एक बार क्लास को देख लें, फिर आप डिसाइड कीजिए कहाँ पढ़ें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, फिर आगे चलिए।
तो हमने भी आपको बताया कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द का यूज है। इनको भी थोड़ा हम बताते हैं, थोड़ा क्या पूरा तरीके से बताएंगे। आप लोग बस देखते रहिए। फिजिक्स एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपने इंटरेस्ट होती करिएगा मनोरंजन तरीके से, ठीक है। आपको सब कुछ हम बेहतर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग देखिए, प्रत्यक्ष मापन तो सभी जानते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए प्रत्यक्ष मापन क्या है। प्रत्यक्ष मापन आपको ऑनली बस समझना है। अभी देखिए हम आपसे कहें कि हमारे हाथ में एक छड़ है, बिजली सब कुछ है, इसी छड़ से किसी तरह की पिटाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ऐसे बोल देते हैं। देखिए ये आपकी छड़ है, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चली, तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनसे एक में से कहें इधर उठ के आओ और इसका मापन करके लाओ, तो वो फट से जाएगा अपने डैशबोर्ड से फीता उतारेगा और एकदम नाप मुझे बता देगा इसकी लंबाई कितनी है। ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष मापन, मतलब तुरंत उसने माप दिया, मतलब आसानी तरीके से माप दिया, एकदम स्पष्ट तरीके से आता, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। अब हम बताते हैं आपको अप्रत्यक्ष मापन। ये प्रत्यक्ष तो सबको समझ में आता है। देखिए थोड़ा आपको बताते हैं अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है। अप्रत्यक्ष अत्यधिक ऊंचाई के कारण, अत्यधिक अत्यधिक ऊंचाई होगी तभी तो हम अप्रत्यक्ष मापन करेंगे। अत्यधिक ऊंचाई के कारण अप्रत्यक्ष में, ठीक है। देखिए मान लीजिएगा ये कोई एक पहाड़ है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, इसमें घास आस भी उगा दे तो देखने में लगेगा भी पहाड़। देखो मेरी कला बहुत बेकार है, ठीक है, हम ज्यादा कलाकारी नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम आपसे कहें कि आप इस जो ये पहाड़ है इसका मापन करके बताइए, बहुत ऊंचा है, मान लो माउंट एवरेस्ट, आपके फीता लेके चढ़ जाओगे ना आपके लिए नहीं। तो हम बताते हैं कैसे मापन इसका। देखिए आप क्या कीजिए, कोई एक पॉइंट लीजिए आप, जैसे यहाँ पर, ठीक है, इसी के बराबर आते हैं, ये आपका धरातल है, बस देखते रहिए इसकी बराबर ही होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आपसे कहें कि आप देखिए यहाँ पर मान लो आप खड़े हुए हैं, ये आपका मध्य है, ठीक है, यहाँ आप खड़े हुए हैं, आपसे कहें कि आप पाइप ले लो, पाइप पीवीसी पाइप जो आपके लेंटर में है उसको उखाड़ लेना, उखाड़ेगा पिटाई लगेगी। मान लो कोई आपने पाइप ले लिया, ठीक है, और आपने उस पाइप से, मान लो ये आपके पाइप है, ध्यान से देखते रहिए, सुनना है बस, आपको सबको समझ पाएगा। एक मिनट सुनो, मैं आपसे कहे पाइप ले लीजिए आप, ठीक, देखो पहले आपने अपने पाइप को यहाँ पर, एक मिनट पाइप ले आते हैं ढूंढ के कहीं, उससे हम आपको अच्छे से बताते हैं। चलिए यार पाइप तो मिल नहीं रहा, इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। हम आपसे कहें, आप देखो यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपने एक पाइप ले लिया, पाइप मिल गया मुझे, इसको हम पाइप बनाते हैं। ध्यान से मैं देखते रहिए कि आपका एक पाइप है, ठीक है। सबसे पहले आपने पाइप से धरातल को देखा, बिल्कुल नीचे को इसको देखा, यहाँ पर लाइन है, बस देखते रहिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आपने पाइप से यहाँ पर देखा, पीवीसी पाइप मान लो, कोई भी पाइप मान लो, आपने धरातल को देखा, फिर इसी पाइप से आपने इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई थी, जो इसका जो अंत पॉइंट था वहां पर देखा, बस देखते रहिए आप लोग, जो इसका अंत पॉइंट था, ये परीक्षा है क्या,
ये पाई, ठीक है। इस यहाँ मिला, बस आपको सिर्फ समझना है। देखिए यहाँ पर आपसे कह दिया गया इस पहाड़ की आप ऊंचाई को मापिए, तो आपने क्या किया, कोई पाइप ले लिया। मान लो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग पाइप भी बता दें क्योंकि आपको अच्छा एग्जाम्पल मिले। मान लो यहाँ पर मैंने आपको पाइप ले लिया, पहले मैंने पाइप को इसको धरातल को देखा, जिसका प्रारंभिक जहाँ से ये पर्वत स्टार्ट हुआ था वो फिर वहाँ से देखा, ठीक है। इसके बाद फिर इसी पॉइंट से आप यहाँ से इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई थी, जो अंतिम पॉइंट था उसको देखा, ठीक है, अंतिम पॉइंट देखा। अच्छा बताओ एक चीज यहाँ समझ रखते हैं, आपने ये बचपन से पढ़ा होगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। यह मान लो थीटा है, ठीक है, थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, लंब होती है। ये क्या हो जाएगी आपकी आधार, आधार, ये आपकी क्या हो जाएगी कर्व। आप लोग इस चीज से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, मान लेते ये थीटा है, मान लो यहाँ पर थीटा कोण बना, थीटा कोण बनता है, ठीक है, थीटा कोण बनता है। अच्छा बताओ, हम लोग देखिए ये वाली ऊंचाई मान लेती है एच, हमको पता नहीं तो मानना पड़ेगी, तो इसको मान लेती है क्या है, ये वाली जो ऊंचाई हमारी क्या है, एच, ठीक है। ये वाली ऊंचाई क्या आपकी पूरी स्मॉल है, जब पता नहीं तो मान लिया क्या जा रहा है मानने में। अच्छा बताओ, यहाँ पर आप है और यहाँ पर ये पर्वता है, ठीक है। आप लोग ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी माप सकती हो ना, ये वाली नहीं माप सकते लेकिन ये वाली तो माप सकते हो। मान लो ये एक्स, एक्स, ठीक है। हमको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है एच। अच्छा बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, हमें कुछ बताएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देखिए आप बायोलॉजी रहे हैं, तब भी आप टेंथ क्लास में मैथ का एक चैप्टर पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बेसिक ये है टेन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं पता हमारा से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जो आपको टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बच्चों आप लोग बताइए कि लंब यहाँ पर क्या है, जो लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक बार देख लीजिएगा कि जो थीटा के सामने वाली, जो कोण की जो सामने वाली भुजा होगी वो आपकी लंब होगी, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आधार होगा, ठीक है, ये आपका कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। इस चीज को आपको अपने जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए हमें टेन थीटा क्यों माना, क्योंकि हमको उसकी हाईएस्ट ऊंचाई तो ज्ञात करनी है ना, तो हम टेन थीटा तो मानेंगे, टेन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसलिए हमने यहाँ पर टेन थीटा मान लिया। अच्छा अच्छा बच्चों आप बताइए कि लंब यहाँ पर क्या है, एच, मतलब हमें इसकी ऊंचाई तो पता नहीं, मान लिया कि लंब इसका क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एच, लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब क्या है हमारा, लंब क्या है हमारा, यहाँ पर एच बोले, ठीक है। और आधार बोले आपको, आधार, आधार क्या मान लिया, एक्स मान लिया, आधार क्या मान लिया हमने, एक्स, ये पूरी है यहाँ तक का, यहाँ तक, ठीक है। इस दूरी को आप माप सकते हो ना, इसको तो माप सकते हो, आपको स्केल से लेके मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स है। अच्छा हमको निकालना क्या है बताओ आप लोग हमको बताइए निकालना क्या है, हमको हाईएस्ट ऊंचाई तो निकालना है। तो देखिए हम इसको इस साइड लाए, ठीक है, तो लंब यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टेन थीटा, टेन थीटा, ये आपकी रही पर्वता की लंबाई, ये आपकी रही पर्वत की लंबाई, ये क्या रही पर्वत की लंबाई। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, आपको जो पर्वत की हाईएस्ट लंबाई कैसे निकालोगे, आपको एक्स को तो माप लेना है यार, थीटा रखो माप लो, आप कहाँ खड़े हो, कहाँ पर्वत है, आप थीटा रखो माप लो, इससे एक्स है, ठीक है, वहां पर इसकी वैल्यू रख दो। टेन थीटा क्या है, तो थीटा फटाक से चांदा रखिएगा, मेरे पास चांदा नहीं है,
चांदा रखिएगा, थीटा का मापन कीजिएगा और थीटा की यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, आपको तुरंत इसकी ऊंचाई पता लग जाएगी। ये कैसा रहा? अप्रत्यक्ष मापन। क्या इसको फीता से मापा, स्केल से मापा, रस्सी से मापा? नहीं मापा। जुगाड़ से मापा? कैसे मापा? आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अत्यधिक ऊंचाई का अनुयायी बहुत सारे, धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से सूरज की दूरी, चंद्रमा का व्यास क्या है, ये सब अप्रत्यक्ष मापन के उदाहरण। इनको हम अगले चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो अत्यधिक ऊंचाई का अप्रत्यक्ष मापन क्या है? मान लिया ये कोई पर्वत है, ठीक है, हमको इसके हाईएस्ट ऊंचाई हमको नहीं पता, मान लीजिए कि ये एच है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक पाइप लेके खड़े हुए। सबसे पहले इसके धरातल में देखा और फिर इसकी जो लास्ट पॉइंट है वहां देखा। इसके बीच जो आपका कोण बन गया, मान लेते थीटा कोण। आप ये दूरी तो माप सकते हो, ठीक है, माप लेंगे भैया। तो tan थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि हमको ऊंचाई निकालनी है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब, लंब बोले तो h, आधार बोले तो x। तो यहाँ पर हमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को उधर लाए और सबको ट्रांसफर कर दिया। तो h बराबर क्या हो जाएगा? f से tan थीटा। अगर हमको x की वैल्यू पता निकाल लेंगे, क्या है, यहाँ रख देंगे, थीटा की वैल्यू चांदा प्रकार से नाप के लिख देंगे और यहाँ पर हमको हाईएस्ट ऊंचाई पता लग जाएगी। ये कैसा रहा? अप्रत्यक्ष मापन, क्योंकि इसको स्केल और पटरी के माध्यम से नहीं मापा गया। उम्मीद है कि आप इसको भी अपने उसमें लिखिएगा, नोट्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम जानने वाले हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है। देखिए, हम लोग दिन भर में अनेकों क्रिया भौतिकी पर आधारित करते हैं। भौतिकी का कार्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र देखिए क्या है। मतलब जो चीज हम देख नहीं पाते उसका भी अध्ययन करते हैं, और जो इतनी बड़ी है वो भी दिखाई देती उसका, जो देख सकते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तात्पर्य ये है कि हम लोग बड़ी से बड़ी वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं और छोटी से छोटी वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी वस्तुओं का अध्ययन बोले तो यहाँ पर क्या है? स्थूल भौतिकी कार्य क्षेत्र हम लोग अध्ययन डालेंगे। स्थूल क्या है? बड़ी बड़ी माने खगोलीय एवं पार्थिव स्तर की परिघटनाओं का अध्ययन करना। मतलब अभी मैंने आपको बताया एक तरीके से जैसे कि धरती से चंद्रमा तक की दूरी, ये बड़ी बड़ी दूरियां है ना, मतलब इसके अंदर हम लोग भौतिकी का क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी दूरियों का अध्ययन कर देते जिसको मापना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको भी माप लाते हैं भौतिकी के अंदर। और सूक्ष्म इतनी छोटी वस्तुओं का भी अध्ययन कर लेते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उसको भी हम लोग माप लाते हैं भौतिकी के अंतर्गत। यानी कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र एक बहुत ही विशाल कार्यक्षेत्र है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है कि खगोलीय एवं पार्थिव स्तर की परिघटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिर समस्त यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सूक्ष्म है, स्थूल, यार सूक्ष्म सूक्ष्म बोले वो छोटी छोटी परमाणविक आणविक नाभिकीय जो चीजों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो किसके फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, जिसका अध्ययन किया जाता है जो सिद्धांतों के, वो क्वांटम मैकेनिज्म यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल चीज हमको क्या देखने को मिल रही, मतलब भौतिकी का कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ज्यादा। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं और बड़ी बड़ी वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं। जो चीज मैंने बोली उस चीज को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हम चाहेंगे आप नोट्स तैयार करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख चुके हैं, ठीक है। एक बार और समझाते हैं। देखिए, भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या स्थूल बोले तो आप लोग देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं नोट्स, ठीक है, जिसका जो अध्ययन होता है क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि सिर्फ मस्त यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर। और जो सूक्ष्म होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसका हम लोग जैसे आणविक एवं नाभिकीय पर घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब लोग आगे चलते हैं भौतिकी के अध्ययन में रोमांचकारी मनोरंजक चीजों। अब देखिए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा और हमको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी एंट्रेंस टेस्ट टॉपिक में बहुत है, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी का अध्ययन, यानी कि रोमांचकारी। आप सब सुन के रोमांचकारी, बहुत ही मजा आने वाला है, उत्तेजक भी कह सकते हैं। देखिए भौतिकी में जितनी घटनाएं वो सब एक रोमांचकारी घटनाएं हैं। अभी हम अध्ययन करेंगे, आपको सब घटनाएं समझ में आएंगी। आपको पता है बचपन से, आप लोग पता कर बचपन से चीज कही जा रही है कि न्यूटन साहब एक शेर के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब अचानक से गिरा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम, मतलब सेब गिरा नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर दी, यानी कि पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींच ली अपनी ओर। इसके पहले क्या कभी सेब गिरा नहीं था जमीन पर, या कोई और फल ले लो, क्या जमीन पर गिरा नहीं था, गिरा था, लेकिन कोई इतना दिमागदार व्यक्ति वहां नहीं बैठा था। मतलब वहां पर न्यूटन साहब बैठे, उनके सामने जो गिरा उन्होंने दिमाग लगाया। मतलब ये मतलब हो सकता है कोई किसी ने दिमाग नहीं लगाया हो, मतलब न्यूटन साहब ने दिमाग लगाया कि पृथ्वी, मतलब ये सेब गिरा चला नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। इस कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर दी। अगर बस समझते थे भौतिकी का रोमांचकारी, ये रोमांचकारी तो अध्ययन है, मतलब क्या इसके पहले कभी सेब और कोई फल गिरा ही नहीं नीचे, गिरा होगा, जरूर गिरा होगा, कोई तो दिमागदार नहीं होगा। मतलब न्यूटन साहब वहां बैठे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने दिमाग लगाया, मतलब ये कैसे हो रहा है, कहते ना वैज्ञानिक एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम पागल हो गए, मतलब ये कैसे गिरा, उन्होंने खोज की और उन्होंने साबित कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सेब या अन्य चीजें हैं वो पृथ्वी में क्यों गिरती है, मतलब ये आकर्षित करती है, इस कारण गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण को हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे भौतिकी का अध्ययन, यानी कि रोमांचकारी, मतलब भौतिकी में से क्या हुई रोमांचकारी जो खोज होती है, मतलब एक आनंदित तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए जो आपके जेम्स वाट हैं, इन्होंने क्या किया, चाय बना रहे थे पतीले में, अपने किचन में घुसे हुए थे, चाय बना रहे थे। अच्छा बताओ, चाय बना रहे थे, ये कुछ करने लगे, चाय में अचानक से कॉल आई, उस पर ढककर रखा था पतीले पर, वो मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे मतलब कूद रहा था। आप लोग भी अपने घर में देख सकते हैं। क्या बताइए, इसके पहले कभी भी क्या पतीले में चाय नहीं बनाएगी, बनाएगी, क्या ढक्कन ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन इतना दिमागदार सोचने वाला वहां नहीं हुआ। यहाँ पर जेम्स वाट ने देखा कि जो पतीले जो चाय बना रहे थे, जो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था, इन्होंने देखा ये ढक्कन ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इन्होंने और पानी भरा उसमें, और कुछ भरा और ऊंचे नीचे। इस कारण उन्होंने क्या किया, एक भाप के इंजन की खोज कर दी। अब देखिए भाप का इंजन बनते बनते आपका इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। मतलब देख रहे हैं बहुत ही रोमांचकारी अध्ययन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो चाय बना रहे, कुछ भी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पतीले के ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। इससे उन्होंने एक भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट की बात कर रहे हैं, जेम्स वाट वैज्ञानिक की। और ये इंजन इतना परिवर्तित होते होते आज हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन है, ट्रेनों में देखिए, ठीक है। मतलब चीजों में परिवर्तन होता है निरंतर, खोज होने के बाद उनमें चेंजेस होते हैं और एक नए मॉडल में चीजें बनती हैं उन्हीं के आधार, ठीक है। और देखिए हमारे एक आर्किमिडीज वैज्ञानिक है, वो क्या थे, बाथरूम में नहा रहे थे, ठीक है, बाथरूम में नहा रहे थे, उसमें टैंक था, मग्गा था, टैंक में पानी भरा। नहाते समय क्या हुआ, उन्होंने जो मग्गा था उसमें डूबा, अचानक से मग्गा ऊपर आ गया। अच्छा, इसके पहले क्या किसी ने बाथरूम में नहाया नहीं था, नहाया था, क्या मग्गा ऊपर नहीं आया होगा, आया तो, लेकिन किसी ने इतना दिमाग लगाया। यहाँ पर जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, उन्होंने दिमाग लगाया, एकदम से खुश हो गए, मतलब डिब्बा एकदम से ऊपर क्यों आ गया, टब में जो नहाने वाला होता मग्गा, वो एकदम ऊपर से क्यों होगा, एकदम से कपड़े वपड़े पहने थे, अंडरवियर से पहने थे, एकदम दौड़े चले गए, भागते हुए, वाह ये क्या हुआ, एकदम डब्बा ऊपर आ गया। उन्होंने इस सिद्धांत पर प्लानिंग के नियम का सुझाव दिया। ये आप कक्षा 9वीं क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे, नहीं पढ़ के आए हम पढ़ाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर बाथरूम में नहाते समय नहाने के मग को पानी में डुबोने पर उस मग के ऊपर आ जाने की घटना ने वैज्ञानिक आर्किमिडीज को उत्प्लावनी का नियम का सुझाव दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रोमांचकारी घटनाएं देखने को तो मिल रही है, ये सब रोमांचकारी है, ठीक है। इसके बाद क्या, वैज्ञानिक माइकल फैराडे क्या थे, देखिए एक बार पढ़ लेते, इसके समझते हैं। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की, जो कि अप्रत्याशित घटना थी। आप कहोगे ये अप्रत्याशित घटना क्या थी। देखिए वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने देखा कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता,
ये इनकी दिमाग में एक बात है। लगभग इनको 10 साल 11 साल बीत गए, ये इस चीज को सिद्ध नहीं कर, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर। मैं माइकल फ्राइडे की बात बता रहा हूँ। ये निराश हो गए, हताश हो गए, और खुदा न खास्ता ये उस समय क्या था, किसी प्रैक्टिकल करने के लिए एक लंबा सा वायर लेके आए थे, बंडल लेके आए थे वायर का, और कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ, और वायर उन्होंने ऐसे ही अपने रूम में रख दिया, ठीक है। और जो डैशबोर्ड था उनमें जो आपके मीटर लगे थे नापने वाले, वो वायर वहां से कनेक्ट था, वो कोई दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, चुम्बक थी, उन्होंने गुस्से में, मतलब अब नहीं हो पाएगा ये खोज, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। उन्होंने गुस्सा आया, इतने साल बीत गए, उन्होंने चुम्बक को झाड़ सीना फेंक दिया, और खुदा न खास्ता वो चुम्बक जाके उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिर गया। जैसे वो चुम्बक उसमें गिरती है, तो जो डैशबोर्ड में जो मीटर लगा था वो रीडिंग देने लगा, खट इधर उधर होगा। ये अचानक एकदम अचंभव पड़े, मतलब हम कुछ मापन भी नहीं कर रहे, ये डैशबोर्ड में जो मीटर लगा ये कैसे हिट हो रहा है। इन्होंने कहा अच्छा, इस चुम्बक को फेंकने से तो नहीं हुआ। इन्होंने फिर से चुम्बक को लिया, फिर से वहां पर फेंका, उसमें जो बंडल था तार का, फिर से वो हिला। उन्होंने 10-11 साल के एक लगन और साहस, जो कि अप्रत्याशित घटना थी, मतलब उनको पता था अब नहीं हो पाएगा, अप्रत्याशित क्यों बेच रहे कि अगर वो फेंकते ना गुस्से में तो शायद नहीं कर पाते, उन्होंने फेंक दिया। और आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा, मुझे पता है। और उन्होंने वहां पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र निकाल दिया, ठीक है। तो वही बात कही रही, वैज्ञानिक माइकल फ्राइडे वैद्युत चुंबकीय प्रणय की खोजी घटना है। मतलब ये क्या होता है, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब चुंबक और कुंडली की मध्य क्या होती है, एक सापेक्षिक गति होती है। तो कुंडली से जो बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, उसमें विद्युत भार बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत भार बल, ठीक है। और यदि परपथ बंद कर दे तो जो ये प्रेरित विद्युत भार बल होता है, इसी के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें की प्रेरित धारा कहती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, जो कि अप्रत्याशित घटना क्यों बोले, क्योंकि 10 साल के लगन के बाद बिल्कुल निराश हो गया, हताश हो गया, उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने गुस्सा में अपना चम्मच फेंक दिया। खुदा ने खासा चम्मच जाके उसी बंडल में गिर गया, और डैशबोर्ड में जो मीटर लगा था एकदम से हिला। एकदम अचानक से चम्मच पड़ गई, मतलब हमने कुछ मापन भी नहीं किया, और ये मीटर डैशबोर्ड में लगा एकदम हिल रहा है। फिर उन्होंने सोचा अच्छा ये चम्मक होगी, फिर उन्होंने वही चम्मक उन्हें फिर से उसमें डाली, फिर से इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से खोज कर दी। आगे चलते हैं कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट। देखिए एक जमाना हुआ करता था जब लोग कहीं घूमने जाते थे, पता नहीं कब आएंगे, मुलाकात होगी कि नहीं होगी दोबारा, ये सब अक्सर लोग सोचते थे। जब भी विदाई करते थे इस तरीके से विदाई करते थे, मतलब लगे कि अब ये पता नहीं वक्त क्या आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज क्या है, हर पल पूछो आप कहाँ हो, कौन जगह पहुंचे, किस स्टेशन पे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, कुछ है कि नहीं है, पैसे है कि नहीं तो भेज दे। ये सब क्या है, भौतिकी का एक कार्य क्षेत्र है, जो आविष्कार हुआ, एक रोमांचकारी अध्ययन है, जो हमको दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त करता है। देखिए वही चीज मैंने रिपीट कहा है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधाएं, सिनेमा, कंप्यूटर, वही सिनेमा जिसमें पहले लोग पिक्चर देखने के लिए जाते थे, वही कंप्यूटर, लैपटॉप, जो अपने पापा से अपनी मम्मी से आप वादा करते हो मैं हाई स्कूल में इतना परसेंटेज लाऊंगा, मुझे लैपटॉप चाहिए, वही, ठीक है। और मोटर, जनरेटर, देखिए जब जनरेटर की खोज हुई, जनरेटर ने लाइट चली जाती है, आजकल जनरेटर से भी विद्युत उत्पन्न रहते हैं। कैलकुलेटर ने लोगों की समय बचाई, कहीं ना कहीं बहुत ही व्यापार क्षेत्र है। हवाई जहाज में दुनिया का बहुत ही, मतलब समय बहुत बचता है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ हवाई जहाज से, यहाँ से अमेरिका चले जाओ, या अगर किसी और चीज़ से जाओगे तो पहुँच पाओगे नहीं, मतलब पहुँच तो जाओगे, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन इसमें समय की बचत की इत्यादि अनेक आविष्कार ऐसे हुए। मतलब भौतिकी का एक अलग ही रोमांचकारी अध्ययन है, जो आपके टाइम को बचाता है, आपके समय को बचाता है, आपको, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है कैसे कैसे रोमांचकारी है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। हेडिंग डालिएगा भौतिकी के अध्ययन रोमांचकारी और उत्तेजक, तो इस सारे पॉइंट लिख जाइएगा। और देखिए अपने चुप्पा नहीं पढ़ना, अपने आसपास के लोगों को बता देना है कि एक संस्थान है ASRD अकेडमी के नाम से, जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का एक बेहतर प्रयास कर रही है, ठीक है। अपने क्लास में जितने लोग पढ़ते हैं उनको बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
उम्मीद है कि आपने भौतिकी का जो रोमांचकारी अध्ययन है इसको नोट कर लिया होगा। इस सब के बारे में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, उत्प्लावन बल क्या होता है, फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे चैप्टर में इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, थोड़ा लाइटें कम होगी, लाइट बंद कर दी, वैसे ही बहुत गर्मी है। एक तो लाइट चल रही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए अब लोग आगे चलते हैं, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जो फिजिक्स है वो टेक्नोलॉजी पर कैसे आधारित है, जो टेक्नोलॉजी है फिजिक्स भी कैसे आधारित है, किस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है नवीन भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम यही बात कह रहे हैं कि देखिए जो फिजिक्स है कभी नई टेक्नोलॉजी को एक रूप देती है, और एक नई टेक्नोलॉजी फिजिक्स को एक नया रूप देती है। बस कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, यहाँ पर भौतिकी और प्रौद्योगिकी यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे उसी पर डिपेंड करते हैं, इस चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए हमने लिख रखा है कि यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी वो एक नई भौतिकी को और एक भौतिकी एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद देखिए जो लीवर सिस्टम, यहाँ पर देखिए, अच्छा लीवर सिस्टम के अध्ययन से, लीवर सिस्टम क्या है, भौतिकी, इसके अध्ययन से मशीनों के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। लीवर सिस्टम बोले आप लोग, कौन सा लीवर सिस्टम समझ रहे हैं आप, सबके घर में ताला है। अब जब दुकान पे जाते हैं ताला खरीदने, वहाँ पर कहते हैं कितने लीवर का ताला है, कहीं वहाँ पर लिखा होता 7 लीवर 5 लीवर, यानी मतलब ये चाबी घुमाने पर उसके अंदर 7 बार वो कड़ियाँ घूमेंगी, इसे 7 लीवर का ताला कहते हैं। 5 लीवर 5 बार घूमेंगे। ठीक है, उसी को लीवर सिस्टम। तो लीवर सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी के यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं हम लोग, और इसके आधार पर नई टेक्नोलॉजी का मशीनों का डिजाइन तैयार किया जाता है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो जो फिजिक्स है वो कैसे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यही हमने देख रखा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी नवीन भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी भौतिकी यानी कि फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लीवर सिस्टम ये वाला सिस्टम मत समझ लेना भैया, मेरे पास ताला भी है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ताले के ऊपर लिखा रहता है इतने लीवर का ताला। आप कभी दुकान पर लेने जाओगे वहाँ पर बताए कितने लीवर का आपका ताला चाहिए। ठीक है, अगर 7 लीवर तो उसके अंदर जो सिस्टम है 7 बार घूमेगा, 5 लीवर है तो उसके अंदर जो सिस्टम बना है 5 बार घूमेगा चाबी लगाने पर, इसी कहते हैं। तो लीवर सिस्टम का जो अध्ययन करेंगे वो फिजिक्स के अंदर करेंगे, भौतिकी के अंदर करेंगे, और ये मशीन जो तैयार होगी वो क्या है, भौतिकी। तो आप देख सकते हो कि लीवर सिस्टम यानी कि जो फिजिक्स है वो कैसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अर्धचालक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट का निर्माण किया जाता है। देखो जो अर्धचालक है, संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब क्या है, भौतिकी है, और एक नई टेक्नोलॉजी का इसके अध्ययन से एक नई टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में विकास देखने को मिल रहा है, डेवलप देखने को मिल रहा है कि टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट आदि का निर्माण हो रहा है। देखिए अर्धचालक क्या होता है, संधि डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, बट अभी नहीं। आप 11 में 12वीं क्लास में इस सिलेबस में सब कुछ बहुत डिटेल स्टडी हम आपको कराने हैं, आप लोग बढ़ रही है। यहाँ पर हम थोड़ा भौतिकी का इतिहास पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझ के चल रहा है कि एकदम बेसिक से लेके चल रही है। अब अर्धचालक क्या होता है ये सब हम आपको डिटेल स्टडी कराने वाले हैं, फिलहाल अभी इतना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो फिजिक्स है वो टेक्नोलॉजी पर कैसे डिपेंड करती है और टेक्नोलॉजी कैसे फिजिक्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अर्धचालक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर का हम जो अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंदर करते हैं यानी कि फिजिक्स के अंदर करते हैं, और एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये क्या है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी तो है रोबोट। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है। बहुत कुछ गला सूत्रा बट आज पूरा क्लास करके जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों तक मेरे चैनल जरूर पहुँचाइएगा प्लीज। ठीक है, फिर क्या है अगला पॉइंट क्या है, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से। देखिए नाभिकीय संलयन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे, और जिससे कि परमाणु बम जो बन रहा है भैया, ये क्या है, परमाणु बम नाम सुन के डर गया, एरिया के एरिया सपाट करता है परमाणु। जिस दिन परमाणु बम सफल हो गया ना,
क्या बताए तुमको, पूछो ना। ठीक है, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम ऐसा ऐसा बम नहीं जहाँ फटेगा एरिया के एरिया तबाह हो जाता है। ठीक है, अभी मैं हाइड्रोजन बम के बारे में भी आपको एक 12वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये है कि नाभिकीय संलयन का जो अध्ययन करते हैं ये किसके अंतर्गत आता है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और जिससे जो चीजें बन रही है एक नई टेक्नोलॉजी को एक जो फिजिक्स है एक नई टेक्नोलॉजी आपको दे रही है, यानी फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है इस चीज को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नाभिकीय संलयन का अध्ययन तो हम फिजिक्स के अंदर करेंगे और एक हाइड्रोजन बम का निर्माण ये नई टेक्नोलॉजी तो है। इसी प्रकार जो एक्स विकिरणों का अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर करते हैं, और जो एक्स विकिरण मशीन बनती है, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता आपका कभी हाथ पैर टूटे, मैं तो टूटा फटा हूँ। ठीक है, मेरा हाथ टूटा है। ठीक है, आप कभी ना टूटे। आप गए होंगे आपके आसपास से कोई लोग वहाँ पर एक्स कराने जाते हैं, पैर कहाँ टूटा। मैं छोटे पर गया था, मुझे वहाँ पर याद नहीं है कैसी मशीन है, बहुत छोटा था जब हाथ टूटा। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्स विकिरणों का हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। एक्स विकिरणों का अध्ययन कहाँ करेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। और जिससे एक्स विकिरण मशीन बन रही है, एक्सरे मशीन बन रही है, जिसका निर्माण हो रहा है, ये क्या है, प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, यानी कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी पर कैसे डिपेंड कर रही है, जिसका हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर उपयोग करते हैं। तो भौतिकी एक ऐसी विज्ञान है भैया जो हर विज्ञान में घुसी पड़ी है, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान न हो तो जीव विज्ञान पढ़ सकते हैं। आप सूक्ष्म दृष्टि से कैसी छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, ये किस पर सूक्ष्म दृष्टि मैंने बताया था, किस पर आधारित है, भौतिकी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक्स विकिरणों के अध्ययन से एक्स विकिरण मशीन की खोज जिसका उपयोग हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। एक बार समझ लीजिएगा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिक्स है वो टेक्नोलॉजी पर नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, और जो टेक्नोलॉजी है नई भौतिकी को नई फिजिक्स को जन्म देती है। जो हमें यहाँ पर पॉइंट लिखने के न्यूरो सिस्टम वगैरह ये आप देख सकते हो, इनका अध्ययन हम लोग 12वीं क्लास में करेंगे। इतना लिखित पर आगे चलते हैं, इसी में पॉइंट अभी और है आपके। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, मतलब इसी में अभी पॉइंट रह गई थी। देखिए ऊष्मा के कार्य रूपांतरण से, देखिए अभी मैंने आपको आगे इस पॉइंट का जिक्र भी किया था, ऊष्मा वाला जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया था। उसी प्रकार से ऊष्मा के कार्य से रूपांतरण से भाप इंजन का आविष्कार हुआ। जो ऊष्मा कार्य क्षेत्र का जो अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स के अंदर करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी का इसने निर्माण किया है, भाप इंजन का निर्माण किया। ठीक है, इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होते हैं, जिसे हम 12वीं में लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले डेफिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर बस समझते रहिए कि नाभिकीय विखंडन के अध्ययन, जो नाभिकीय, हम यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी फिजिक्स कैसे एक दूसरे को नया चीज दे रही है। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्टी तथा परमाणु बमों का आविष्कार हुआ। भौतिकी में इसी प्रकार अनेक आधुनिक विकास से टेक्नोलॉजी को अनेक सुधार की तथा औद्योगिक क्रांति सूत्रपात किया। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको बहुत ही एक इतिहास पढ़ा है, भौतिक वो जो कि बहुत सूक्ष्म इतिहास पढ़ा है। इसका इतिहास बहुत लंबा है यार, कौन पढ़ेगा, कोई आपको पूरा नहीं पढ़ाएगा, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हमने पढ़ाया आपको पूरे यूट्यूब में देखेगा, ये आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कल से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हमने उनको बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आएगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, सब लिंक दिए हैं, ज्वाइन कीजिएगा। जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दी जाएंगे। और कक्षा 11वीं 12वीं की क्लासेस रेगुलरली मतलब चलेंगी, मतलब एक दिन केमिस्ट्री की, एक दिन फिजिक्स की, इस प्रकार से 12वीं की चलेंगी। और कल से मैं 1 शॉट लेके आऊँगा 9 और 10 के लिए। हम बेहतरीन पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे वादा है कि आप चीज़ों को लोगों तक शेयर करोगे। एक ऐसी अकेडमी, ये एसआईडी अकेडमी जो फ्री से एजुकेशन देती है। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पर मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, विज्ञान क्या होती है, और प्रत्यक्ष मापन क्या होता है इसको मैंने बताया। द्रव्य और द्रव्य में क्या अंतर होता है इसको बताया। और भौतिकी के समाज क्या होता है,
फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पर कैसे डिपेंड है और टेक्नोलॉजी फिजिक्स पर कैसे डिपेंड है। और मैंने यहाँ पर आपको रोमांचकारी फिजिक्स से पढ़ाई मतलब कैसे क्या हुआ, बहुत डिटेल स्टडी कराएंगे आगे यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने नोट्स को हमेशा कलरफुल बनाइएगा जिससे आपको पढ़ने में बेहतर समझ में आए। क्योंकि मेरी आवाज़ डाउन हो चुकी है पढ़ते पढ़ते, गला सूख रहा है, गर्मी की वजह से लाइट बहुत कम है। ठीक है, लाइट कम इसलिए गर्मी में कम। ठीक है, जल्दी चाहते हो फिर मिलते हैं।